पत्रकारों के ऊपर झूठे और बनावटी मुकदमे दर्ज होने की संख्या है बढ़ती जा रही है। जो वैध तरीके से 22 सालों से जो रेस्टोरेंट चालू है से सारी परमिशंस सभी चीज वैध थी पे धमकी मिलती है कि आप ये रेस्टोरेंट खाली कर। उनके पीछे जो उनका आशय था एक माहौल बनाया जाए पर्यटकों को भयभीत करने का। हमने ये तय किया था कि कलम के माध्यम से निजी लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे और उपेंद्र सिंह जी राठौड़ का शायद यही सबसे बड़ा अपराध था कि उन्होंने उस आवाज को मंच देने की कोशिश की। जिस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ इस देश के अंदर आवाज उठ रही है ना, वो बुलडोजर पहले कहीं और चला करता था, वो पत्रकारों की छाती पे भी दौड़ा दिया माननीय कलेक्टर साहब ने। पूरे आंदोलन को संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाएगा। पहली मांग यह है कि कलेक्टर साहब को पदमुक्त किया जाए। दूसरी मांग है कि जो नुकसान उन्होंने किया है उसकी भरपाई की जाए। और तीसरी मांग भी पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग है। पत्रकार ही है जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। मैंने सबकी सुनी, मेरी किसने सुनी? मैंने सबको जाना, मुझे किसने जाना? अक्सर ये बात अपने आप से एक पत्रकार कहता है और आज तमाम ये सारे लोग पत्रकारों की बात सुनने के लिए, पत्रकारों की बात ऊंची करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उपेंद्र सिंह जी। जहाँ आज तक ये जाना गया कि पत्रकार हमेशा हर दूसरों की आवाज़ उठाता है, आज पत्रकारों को अपनी आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हुआ? ये आज जो पत्रकार पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और ये हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसका मुख्य कारण है पत्रकारों के ऊपर झूठे और बनावटी मुकदमे दर्ज होने की जो संख्या है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। और हाल ही में रेस्टोरेंट स्वाद रेस्टोरेंट जो जैसलमेर में मेरी आजीविका का एक स्थान था, उस पर जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, जिसका घटनाक्रम हमने अभी आज अपने ज्ञापन में विस्तृत तौर पे लिख करके भेजा है। ये पिछले 2 महीने से ये घटनाक्रम चल रहा था और इस घटनाक्रम को हम देखें तो ये जो ओरण गोचर जमीन का भूमि आंदोलन है, इसके संघर्ष को जन आंदोलन से जोड़ करके देखा जा सकता है। 24 सितंबर से पहले जिला कलेक्टर महोदय से बड़े हमारे मधुर संबंध थे। अचानक समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या कारण हुआ कि जो वैध तरीके से 22 सालों से जो रेस्टोरेंट चालू है, चल रहा है सुचारू रूप से, सारी परमिशंस सभी चीज वैध थी, अचानक मौखिक रूप पे धमकी मिलती है कि आप 3 दिन में ये रेस्टोरेंट खाली कर दो। ये इस तरह की तानाशाही और जैसा रवैया उनका देखने को मिला, हमने समझाने के प्रयास किए। प्रमुख जो राजनेता थे, क्योंकि मैं राजनीति को पिछले छात्र जीवन से 40 वर्षों से बड़े नज़दीक से देख रहा हूं, हमने कोशिश की जिला कलेक्टर महोदय को समझाने की और राजनीतिक जो वरिष्ठ राजनेता उन्होंने, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर ने किसी तरह के इस पर गौर नहीं किया। उनकी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ता गया। कभी उन्होंने डिपार्टमेंट्स की रेड कराई, उनकी पर्सनल मॉनिटरिंग्स करनी, रात रात दिन में फूड इंस्पेक्टर्स को भेजना, वो नॉर्म्स लागू करने जो 5 स्टार होटल्स में होते हैं। फिर भी हमने उन नॉर्म्स को पूरा किया। जब हरेसमेंट बढ़ने लगी तो हमने इसको बंद किया। 22 दिसंबर को हमने कोर्ट से स्टे लिया। कलेक्टर महोदय इससे चिढ़े और अगले ही दिन 23 तारीख को उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई सभी विभागों को एक साथ लेकर के और करीबन 16-17 पुलिस कर्मियों को साथ भेजा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाती है। बेसिकली आप जानते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में जहां पर फॉरेनर क्लाइंट्स बैठे हुए हाई पीक सीजन टाइम में, वहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का कोई मैटर नहीं है। उनके पीछे जो उनका आशय था पुलिस को भेजने का कि यहाँ पर एक माहौल बनाया जाए पर्यटकों को भयभीत करने का, जो वहाँ पर हैं, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए। उनका उद्देश्य मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट करने का एक उद्देश्य था। उसके बाद उनके उस कार्रवाई के ऊपर हम लोगों ने जब स्टे खारिज हुआ, डीजे कोर्ट गए। 17 फरवरी को जैसलमेर की जनता सड़कों पर थी, वहाँ नारे लगे, कलेक्टर हटाओ, जैसान बचाओ। उस दिन मैं आउट ऑफ राजस्थान था। मैंने अपने एक साथी को फ़ोन करके कहा था कि देखिएगा आप कलेक्टर महोदय, ये जो उनके विरुद्ध नारे लग रहे हैं, क्योंकि वो आज सत्ता उस सोच पर पहुंच गई है कि वो अपने विरोध में 2 शब्द भी नहीं सुनना चाहते। और वैसा ही हुआ। अगले दिन 18 फरवरी को पूरा प्रशासनिक महकमा वहाँ पहुँचता है और रेस्टोरेंट में लगा हुआ करीबन 70-80 लाख का सामान बड़ी बेकदरी से जब्त कर लिया जाता है। मैं राजस्थान आता हूं और अपनी एप्लीकेशन लगाता हूं, बड़ी मुश्किल से अपने सामान को रिजर्व करता हूं वापस।
उसके बाद में सामान करने के बाद में वहाँ प्रशासन अपना ताला लगा देता है। हम उसके लिए भी ज्ञापन देते हैं और राजस्थान भर से करीबन 200 ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिए गए जब कोई कार्रवाई नहीं होती है। 17 मार्च को हमने जिस आदेश के ऊपर जिला कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के लिए हम लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास जाते हैं, उन पर प्रेशर बनाते हैं कि आप हमें उसकी आदेश की कॉपी दें ताकि हम उसको लेकर के उसके खिलाफ भी न्यायालय में जा सकें। लेकिन अब आप देखिए, उस दिन प्रशिक्षु IAS अधिकारी वहाँ आए हुए थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्टर को कहा कि साहब मुझ पर प्रेशर है, मुझे वो आदेश की फाइल निकालनी पड़ेगी। तो जिला कलेक्टर ने 2 JCB डेजर्ट क्लब में पीछे से, आगे के दरवाजे बंद थे, उन्होंने JCB भेज करके पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया। और इस पूरी घटनाक्रम में कार्रवाई में मुझे करीबन 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। उनका जो उद्देश्य था, उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। जी, ये जब पूरी कार्रवाई हुई, कोई नोटिस नहीं था उससे पहले? उससे पहले नोटिस जो CGM कोर्ट में स्टे था, स्टे में उन्होंने अपने 2 एडवोकेट खड़े किए, उससे उनकी मंशा पता लग जाती है। प्राइवेट एडवोकेट कभी कलेक्टर खड़ा नहीं करेगा, गवर्नमेंट एडवोकेट्स होंगे। लेकिन कलेक्टर को या तो वो निजी रंजिश है या कोई राजनीतिक दबाव था, उन्होंने 2 और अतिरिक्त अधिवक्ता वहाँ नियुक्त किए। स्टे खारिज हुआ, स्टे को लेकर के हम DJ कोर्ट में गए, अपर कोर्ट में। वहाँ ये कार्रवाई पेंडिंग थी, 19 फरवरी को होना था, 17 को उन्होंने कार्रवाई की है। और जो मेरे पत्रकार साथी वहाँ थे, उन्हें ये बताया गया कि साहब हमने आदेश दिया है और ये आदेश जारी किया रेस्टोरेंट खाली कराने का, लेकिन वो आदेश न तो जारी होता है, न कहीं चस्पा होता है। वो फाइल अंदर ही अंदर कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के बीच में चलती है और ये कार्रवाई हो जाती है। कोई जानकारी, किसी तरह का नोटिस, कोई चस्पा किसी भी तरह का नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है और इस लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके पास में जो धाराएं हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पत्रकार के विरुद्ध, या जो सरकार के खिलाफ है उसके विरुद्ध ये किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हम अक्सर खबर कवर करते हैं कि आम जनता के साथ ये कार्रवाई होती है, आज आपके साथ हुई, कल तमाम राजस्थान के इतने सारे पत्रकार हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह के जो झूठे और बनावटी मुकदमों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। राजस्थान में IFWJ की हर प्रत्येक जिले, प्रत्येक उपखंड पर इकाइयां हैं। आए दिन हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें हमें ये सुनने को मिलता है, पत्रकार कहता है कि साहब फलाने थानाधिकारी ने, फलाने नेताजी ने या फलाने किसी व्यवसायी ने ये हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया, ये कर दिया। जांच में पता लगता है ये बेसिकली जो 90% जो इस तरह के मुकदमे हैं उनमें पत्रकारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की एक साजिश है, ताकि उनकी आवाज को, उनकी कलम को दबाया जा सके, उनको भयभीत किया जा सके। जी, पत्रकारों के ऊपर केस होते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर आजकल मतलब हम लगातार खबरें देखते हैं कि पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार हो या जनता, अधिकारी हो या मंत्री हो, ये बेखौफ होते जा रहे हैं? जी देखिए, ये एक सिस्टम जो है, सिस्टम पूरा एकजुट हो चुका है। विडंबना ये है कि पत्रकार एकजुट नहीं है। पत्रकार जिस दिन एकजुट हो गए, इस सिस्टम को भी हिलना पड़ेगा। परंतु वर्तमान समय में सिस्टम इस तरह से कार्रवाई कर रहा है, वो एकजुट है, उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है कि वो इस तरह की आवाज करेंगे, कुछ दिन 2-4 शब्द उठेंगे और ये स्वर धीमे पड़ जाएंगे, इसलिए उनका मनोबल ये बढ़ता जा रहा है। जी, अब तमाम राजस्थान के सारे पत्रकार यहाँ आपके साथ एकत्रित हुए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी सर, क्या हम अपने कदम उठाएंगे? देखिए, आज हम हमारे इन प्रकरण को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अभी हम लोग दिल्ली में 4, 5 और 6 तारीख को IFWJ के जितने भी पूरे भारतवर्ष के प्रदेशाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो एकत्रित हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस विषय को लेकर के समय मांगा है। हमें संकेत मिले हैं कि 4 या 5 तारीख को हमें मिलने का उनसे समय मिलने वाला है। उसके बाद राजस्थान में प्रत्येक जिले से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रत्येक जिले से आवाज़ उठेगी, एक जन चेतना पैदा की जाएगी, राजस्थान के पत्रकारों को जगाया जाएगा कि यदि आप जागृत नहीं हुए तो सिस्टम इस तरह की घटनाएं करेगा, उस समय आप अकेले खड़े पाएंगे। इससे पहले आप एकजुट हो जाएं
और ये पूरे राजस्थान में हम इस विषय को लेकर के जाने वाले हैं। जैसलमेर का पूरा प्रकरण आपने जाना कि जैसलमेर में जिस तरीके से रेस्टोरेंट को जो है तोड़ दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई जानकारी इससे पहले उनको नहीं दी जाती, और उसके बाद जो है अब राजस्थान के तमाम पत्रकार यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पर और मांग कर रहे हैं कि आगे से कोई भी कार्रवाई आप किसी भी पत्रकार को लेकर करते हैं तो ज़रा सोच समझकर कार्रवाई करें और ज़रा ये भी ध्यान रखें कि आप पहले उसको नोटिस एक बार दे दें। बाकी तमाम पत्रकार हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या कुछ उनकी बातें हैं। ये कलम देख रहे हैं आप, कलम की ताकत एक पत्रकार जानता है और पत्रकार की ताकत सरकार जानती है। कलम से कहते हैं कि पत्रकार सरकार हिला सकते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार के दबाव में न जाने क्यों जिला अधिकारी, जिला प्रशासन पत्रकारों के पीछे पड़ा है और उसी को लेकर आज शहीद स्मारक पर जयपुर में, राजधानी जयपुर में तमाम पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ भी कुछ हैं। सर, अभी उपेंद्र जी से बात की, उन्होंने तमाम जानकारी दी। जानकारी अब आपसे ये चाहेंगे कि तमाम राजस्थान से पत्रकार जुड़े हैं, रणनीति क्या रहेगी और पत्रकारों के लिए हक की मांग किस तरीके से की जाएगी? देखिए, आपने कलम से अपनी बात को शुरू किया है, वहीं से इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये कलम जब मनवीर सिंह ने आज से 25 साल पहले उठाई थी, और केवल मनवीर सिंह ने नहीं, इस देश के हर पत्रकार ने जब इस कलम को उठाया था तब हमने इसकी कुछ मर्यादा को तय किया था। हमने ये तय किया था कि इस कलम के माध्यम से हम अपनी निजी लड़ाई को कभी नहीं लड़ेंगे, और एक नौकरशाह से भी ये अपेक्षा संविधान भी करता है कि उसके हाथ में संविधान ने जो कलम दी है उसका इस्तेमाल कभी भी अपनी निजी दुश्मनी और निजी लड़ाई के लिए नहीं करेगा। बावजूद उसके जैसलमेर के कलेक्टर साहब को ये हमसे तकलीफ़ है कि जनभावनाओं के साथ में वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है जिसको ओरण आंदोलन कहा गया है। ओरण को लेकर के एक पदयात्रा निकाली जा रही है जो जयपुर पहुँचने वाली है। एक पत्रकार के रूप में सबका दायित्व था कि उस आवाज़ को एक मंच मिलना चाहिए, और उपेंद्र सिंह जी राठौड़ का शायद यही सबसे बड़ा अपराध था कि उन्होंने उस आवाज़ को मंच देने की कोशिश की। कलेक्टर साहब को लगता है कि जब मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूं तो इस जिले में जो कुछ भी होगा वो मेरे इशारे पर होगा। मैं कहूँगा तो कलम बोलेगी और मैं कहूँगा तो कलम को चुप हो जाना पड़ेगा। राजा मान बैठे। लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए कि इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता बाकी है। हमने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमने अपनी पत्रकारिता को जारी रखा। तो एक ईमानदार पत्रकार को किस तरीके से दबाया जाए, कोई माध्यम नहीं था। तो वहाँ इंटेलिजेंस के लोगों को पता करने भेजा गया कि भाई पता करो इसका दूसरा कारोबार क्या है, क्योंकि सही बात है, मेरे एक बहुत वरिष्ठ साथी हैं अजमेर में, एक बार वो किस्सा सुना रहे थे, अगर आपके पास समय लंबा खींच सकते हैं इसको, तो उन्होंने हमको बताया कि जब मैं नया नया पत्रकारिता में आया था तो मैं किसी परिवार के कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई इन दिनों क्या करते हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं पत्रकार हूँ, अखबार में लिखता हूँ। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया, वो तो ठीक है लेकिन घर कैसे चलता है, और क्या करते हो? और क्या करते हो। कहने का मतलब यह है कि इस देश के अंदर पत्रकारिता अभी भी उतनी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हुई है, इसलिए एक ईमानदार पत्रकारिता अपनी पत्रकारिता को करे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कुछ अन्य व्यवसायों को अपना परिवार चलाने के लिए भी करे। तो कलेक्टर महोदय को पता चला कि साहब एक ज़मीन है जो सरकार की है, लेकिन सरकार ने डेजर्ट क्लब को लीज पर दी है और डेजर्ट क्लब ने उसको किराए पर उपेंद्र सिंह राठौड़ को दी है, और वहाँ पर पिछले 22 साल से वो अपना एक रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस ज़मीन को खाली करो। तो उन्होंने जब कहा कि इस ज़मीन को खाली करो तो हमने कहा कि 22 साल से किराएदार हैं, इस देश के अंदर एक किराएदारी अधिनियम है, उसके कुछ प्रावधान हैं, आप उनके तहत आइए। बोले नहीं, मैंने कह दिया खाली करो। तो हमने कहा साहब आपने कह दिया इसलिए हम खाली तो नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे इसमें पड़ाव आए। अब बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा उस बातों को, लेकिन कुल मिलाकर के सारी बातों से नाराज़ होकर के जिस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ इस देश के अंदर आवाज़ उठ रही है ना, वो बुलडोजर पहले कहीं और चला करता था, वो पत्रकारों की छाती पे भी दौड़ा दिया माननीय कलेक्टर साहब ने। और जो जगह कल तक बहुत भव्य रूप में थी उसको केवल अपनी निजी दुश्मनी के लिए उन्होंने ज़मीन दिखा दी, नेस्तो नाबूद कर दिया।
लेकिन कलेक्टर साहब को आज भी हम कहना चाहते हैं, देखिए हम फिर कह रहे हैं कि हमारी कलम का इस्तेमाल हम अपनी निजी दुश्मनी के लिए नहीं करेंगे, अपनी निजी लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे। इस पूरे आंदोलन को संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाएगा, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक तो पहुंचाएंगे। आगाज़ आपने किया था, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, ये तय है। इस पूरे प्रदेश का पत्रकार इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। आज हम राजस्थान सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और अगर बात नहीं बनी तो इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। समाज के जो बाकी वर्ग हैं उनको भी हमारे साथ में लेंगे और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी इस पूरे राजस्थान में हम करेंगे। मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगें हैं। पहली मांग ये है कि कलेक्टर साहब को पदमुक्त किया जाए। दूसरी मांग है कि जो नुकसान उन्होंने किया है उसकी भरपाई की जाए। और तीसरी मांग, जो हमारी बहुत लंबे समय से जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और समय रहते अगर उस बात को सुना होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, वो मांग हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग है। उस मांग को स्वीकार किया जाए, संवैधानिक तरीके से पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। देश के कुछ राज्य लागू कर चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने उस विषय के अंदर कुछ कदम आगे बढ़ी थी। चीफ सेक्रेटरी महोदया जो उस वक्त की थी, उनके साथ में हमारी वार्ता हुई थी जब हम विधानसभा का घेराव करने आए थे, और हमने ये अपेक्षा की थी कि समय रहते पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा, लेकिन समय के उसमें वो सरकार चली गई और आज वो मांग फिर एक तरीके से अनसुनी है। तो हम चाहते हैं कि उस मांग को फिर से सुना जाए। तो तमाम लोग हैं, एक बार हमारे साथ हैं। सर, आपसे छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा हमेशा जो है घेरे में रहती है। हमेशा ये सुना जाता है कि इस बार इस खबर को लेकर इस पत्रकार को पीटा गया, इस बार इस खबर को लेकर इस पत्रकार पर FIR दर्ज कर दी गई। ऐसा क्या कारण है कि पत्रकारों को अब सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है? पत्रकारों की सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, कृपा मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकार जो है वो एक पैसे के लिए काम नहीं करता, उसका एक जुनून होता है और उसके अंदर एक चिंगारी होती है कि मैं कैसे ही करके समाज को बचा लूँ। और एक पत्रकार जब समाज को बचाने के लिए आवाज़ को बुलंद करता है तो ये जो अफसरशाही है, इनकी तरफ से उस कलम को दबाने की कोशिश की जाती है और सारे हथकंडे जो अभी देखने को जैसलमेर में मिल रहा है, ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ऐसे में पत्रकार घर से जब बिना पैसे निकलता है, बिना सुरक्षा के निकलता है, तो वो इन मंसूबों में कामयाब नहीं होता है। इसलिए आज चाहिए कि इस परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार को उसकी पूरे सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, तब वो जाके कोई अच्छा काम कर पाएगा, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा। वरना समाज में बहुत सारी बुराइयां घर कर जाएगी और समाज हर वक्त एक असहज नींद में रहेगा। सहज नींद नहीं ले सकता आम आदमी, क्योंकि पत्रकार ही है जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और एक जनमानस की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है और उनको सुरक्षा देता है। लेकिन पत्रकार खुद आज असुरक्षित है, इसलिए पत्रकार सुरक्षा की हम सभी मांग करते हैं। पूरे राजस्थान भर से आज यहाँ पत्रकार आए हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि तुरंत इन मांगों पे ध्यान दें और एक पत्रकार की सुरक्षा करके अपना दायित्व निभाए। ये सरकार का दायित्व है। हमारे साथ तमाम पत्रकार आज यहाँ मौजूद थे और शहीद स्मारक, एक बार फिर बता दूं आपको कि राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान भर से जो है पत्रकार एकत्रित हुए थे। उनकी मांग है कि पत्रकारों को कम से कम इतनी सुरक्षा तो आप दीजिए कि कोई भी जिला प्रशासन अधिकारी या कोई भी अधिकारी जो है उन्हें धमकी ना दे सके, उनके जो कामों को जो है व्यवस्थित ना कर सके। जिस तरीके से उपेंद्र सिंह के बड़े रेस्टोरेंट जो है तहस नहस कर दिया गया, वहाँ कुछ नहीं बचा है और अब लगातार ये मांग उठ रही है कि पत्रकारों की कम से कम सुरक्षा को तो जो है आप सुनिश्चित कीजिए। बाकी मैंने आपसे बातचीत कराई उपेंद्र जी की, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद लगातार तमाम पत्रकारों से बातचीत कराई। बाकी मामले में क्या अपडेट रहता है और तमाम ऐसी और अपडेट्स के बने रही अपडेट इंडिया के साथ मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावदले के साथ जयपुर।